मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मेरी जिंदगी किसने अजाब बनाई यह आप भी अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी। मेरी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन खुदा के लिए निम्रा की जिंदगी अजाब मत करें, जी लेने दें उसे अपनी मर्जी से, और आपके दिल में जो खौफ है उसे निकाल दें। behzad अपनी पहली बीवी को बहुत साल पहले तलाक दे चुका है। क्या बात है? हाँ, बहन के घर मिठाई तो ऐसे देने गई थी जैसे वहीं की रह गई हो। सब खैरियत है? जी सब खैरियत। बात की तुमने उससे निम्रा के बारे में? वो हमारी अमानत लौटा देगी, लेकिन निम्रा नहीं मानेंगी। निम्रा को मनाना और समझाना उसका काम है। मिली थी तुम्हें निम्रा? मिली थी, लेकिन पास नहीं बैठी। मलिहा ने behzad के हवाले से कोई बात नहीं की? लगता है बात की है, लेकिन तुम्हें मना किया है मुझे बताने से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर behzad मलिया के मामले में सीरियस है और मिलना मिलाना भी है, तो behzad मलिया को अपना क्यों नहीं लेता? बहुत ही फजूल बात कर रही हो तुम। भला behzad के घर वाले उसे करने देंगे ये? behzad अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। मानी उसकी इकलौती औलाद है। देखिए आशिर, अगर behzad मलिया को अपनाना चाहे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं। वाह जी वाह, बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं बहन के लिए। उसने भी तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। नवीदा, अगर behzad ने उसे अपनाना होता तो वो उसे अपना चुका होता। तुम खुद कह रही हो कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो फिर भला रुकावट किस बात की? behzad पहले जैसा behzad नहीं रहा कि जिसे मां को लाने के लिए एयर टिकट की ऑफर मैंने की। अब जाने मलिहा जैसी कितनी होंगी उसकी जिंदगी में। पहली बार एहसास हुआ कि तुम्हें डांट का आदी तो बनाया ही नहीं। डांट सुनने की आदत होती तो इस तरह नाराज ना होते। नाराज नहीं हूँ पापा, और आपके डांटने का भी दुख नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, एटलीस्ट उनके लिए मुझे नहीं डांटना चाहिए था। और मुझे दुख इस बात का है कि तुम मलिया के बारे में कुछ नहीं जानते और उसे कसूरवार समझते हो। कसूरवार नहीं पापा, गुनाहगार। मलिया आंटी ने जो आपके साथ किया, आप प्लीज उसे उनकी गलती या कसूर ना बोले। गुनाह है वो। किसी को अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर छोड़ देना एक गुनाह है। मुझे छोड़ना मलिहा की मजबूरी थी। उसने अपनी खुशी से मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन दादी तो कहती हैं। गलत कहते हैं हम। मुकम्मल सच तो वो भी नहीं जानती, और जितना सच वो जानती थी
उसे भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी पहली मुलाकात लाहौर ही में हुई थी। बरसती बारिश में वो अचानक मुलाकात। उस वक्त हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के लिए कितने अहम हो गए हैं। ये एहसास तो बाद में हुआ कि जाने वाला सिर्फ अपनी छतरी नहीं छोड़ के गया, बल्कि जैसे साथ ही नत्थी हो गया। दूसरी मुलाकात कैसे हुई? हमारी दूसरी मुलाकात हसन की शादी पर हुई थी। हसन अंकल वो लंदन वाले? हसन की नेबर थी ना मलिया। जब हसन की शादी में हमारी मुलाकात हुई तो हमें ऐसा लगा कि खुदा हम पर मेहरबान हो गया। फिर तो आप लोगों को मिलने में कोई मसला ही नहीं हुआ होगा कभी? सॉरी, डोंट फॉरगेट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, आप कर सकते हैं मुझसे शेयर ये चीजें। फिक्र मत करो, आज सब कुछ बताऊंगा। behzad के दोस्त हसन भाई तो बाहर सेटल हो गए थे, लेकिन behzad हर महीने किसी ना किसी बहाने से लाहौर मिलने चला आता। एक बार मिलकर चला जाता तो हर दिन का इंतजार ऐसे लगता है जैसे सालों का इंतजार हो। बाबा उस वक्त जिंदा थे, लेकिन फालिज की वजह से बिस्तर पर थे। और नानू? उनकी तो बहुत साल पहले ही डेथ हो गई थी। भाई कोई था नहीं, इसलिए घर पे हाशिर भाई का ही हुक्म चलता था। इकलौते दामाद थे और उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्हें लगता था कि हर चीज उन्हीं की मर्जी से होनी चाहिए। आशिर की मलिया के घर में हर मनमानी चलती थी। उसके अब्बा बीमारी की वजह से मजबूर थे। अच्छी खासी जॉब से रिटायर हुए थे, पेंशन भी मिलती थी, लेकिन आशिर को ये लगता था कि घर का सारा खर्चा उसकी वजह से चल रहा है। मलिया को ये बात पसंद नहीं थी और वो उस माहौल से निकलना चाहती थी। मैं इतनी दूर से तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखने नहीं आता। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी उदासी मेरी रूह तक को उदास कर देती है। अपनी अम्मी से बात करो ना, ले जाओ मुझे यहाँ से। तुम भी तो अपने घर वालों से बात करो ना। अम्मी को तो मैं मना लूंगा, उन्हें लेकर कब आना ये तो तुम बताओगी ना। और तुम्हारी वो जो कजन है, वो जो तुम में इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड नहीं है वो, अम्मी की ख्वाहिश है। तुम उसकी वजह से परेशान मत हो। लेकिन वो मान तो जाएंगी ना। और तुम जानती हो, एक और बात बताओ, इस मर्तबा ना उनके हाथ तुम्हारा एक खत भी लग गया। क्या? पर मैं तो तुम्हारे ऑफिस के एड्रेस पे भेजती हूँ। हाँ ना, बस घर में टेबल पर भूल गया था मैं। फिर क्या, सवाल जवाब हुए। और मोहब्बत करना कौन सा जुर्म है जो मैं इनकार करता। कह दिया मैंने, आपकी होने वाली बहू का खत है। behzad, पर उन्होंने पढ़ा मेरा खत? पढ़ा तो शायद नहीं होगा, और अगर पढ़ भी लिया होगा तो अच्छा है। उन्हें भी तो पता चले कि कोई उनके बेटे को कितना चाहता है। ये मुस्कुराहट देखने आता हूँ, इतनी गजब की होती है कि अगली मुलाकात तक आंखों में ठहर जाती है। बातें करने के शेर हो बस तुम, और मेरा खत तक नहीं संभाल के रख सके। अच्छा,
अब बता दिया तो इसका मतलब है सारी जिंदगी ताने देती रहोगी तुम। मजाक कर रही थी। बात करो ना अपने घर वालों से। तुम जब कहोगी मैं अम्मी को लेकर फौरन आ जाऊंगा। तो फिर क्या behzad अंकल अपनी अम्मी को दोबारा लेकर नहीं आए? ना वो आने के लिए मानी और ना हाशिर भाई ने इसकी नौबत आने दी। मैं देख लूंगी बात करके मलिहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। क्यों मुमकिन नहीं है आपी? मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। मलिहा, हाशिर ज़बान दे चुके हैं कासिम की फैमिली को। किस बात के लिए? तुम्हारे रिश्ते के लिए, और किस लिए? और फिर बाबा की रजामंदी भी है इस रिश्ते में। बाबा की रजामंदी? हाशिर भाई ने आज तक उनकी किसी चीज पे राय तक ली है? तमीज से बात करो मलिहा, मत भूलो कि उनके बड़े एहसानात हैं इस घर पे। बस कर दें आपी, क्या एहसान है उनका? यही ना कि बाबा की बीमारी में यहाँ पे छोड़ गए, वरना मैं और बाबा मोहताज नहीं है उनके। ये बहुत ही एहसान फरामोश लड़की हो तुम। जब अगर हाशिर ना होते तो कहाँ तुम बाबा को लेके डॉक्टरों के पास ख्वार होती फिरती? ख्वार ना हो रही होती, फर्ज निभा रही होती अपना। अच्छा बस, अब बहस मत करो और behzad का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आपी बता तो चुकी हूँ आपको, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती। पापा। चलो बेटा, अस्सलाम। जाओ अंदर रख लो। खैर मलिहा, जो कुछ तुमने कहा मैंने सुन लिया है, लेकिन आइंदा कहोगी तो मैं नहीं सुनूंगा। भाईजान, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का इख्तियार है। ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो। ये इख्तियार उस दिन इस्तेमाल करना जिस दिन मैं नहीं रहा। अल्लाह ना करे, हाशिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसको समझाओ अच्छी तरह, दोबारा इसकी जबान पर किसी लड़के का नाम ना है, वरना 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 क्या कर लेंगे आप? मलिहा, अपनी जबान को लगाम दो। नहीं नहीं, बोलने दो इसे। हमेशा इसको मैंने छोटी बहन की तरह समझा है। जानना चाहती है ना कि मैं क्या करूंगा? वही करूंगा जो एक गैरतमंद भाई करता है। मेरे बाबा जिंदा हैं अभी, आप अपनी गैरत को संभाल के रखें। जिस बाप का इतना मान है ना तुम्हें, वो बेचारा तो तुम्हारी जबान से एक अजनबी लड़के का नाम सुनता ही वैसे ही जिंदा दरगोर हो जाएगा। उनके नसीब में जितनी सांसें हैं लेने दो। एक दफा behzad से मिल तो ले। पागल हो गई हो तुम? किसी अजनबी पर हम कैसे एतबार कर सकते हैं? कासिम पे एतबार कर सकते हैं, जिस पे मुझे भरोसा है उस पे एतबार नहीं कर सकते। हाशिर कासिम को अच्छी तरह से जानते हैं। वो पिछले 5 साल से कोरिया में वेल सेटल्ड है। शादी के बाद तुम्हें भी साथ ले जाएगा और जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। मुझसे पूछे बगैर आप लोगों ने ये सब कुछ तय कर लिया? बताया तो है कि हाशिर जबान दे चुके हैं। बाबा की भी रजामंदी है इस रिश्ते में। से बड़ी नाशुक्री लड़की हो तो शुक्र करो खुदा का कि अल्लाह ने ऐसा बहनोई दिया जो भाइयों जैसे फर्ज निभा रहा है। नाशुक्री औरत। और फिर हाशिर भाई ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनको किसी तरह कायल कर लूं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे ही हैं, खुद सर और अपनी जिद के पक्के। नाना ने भी आपकी बात नहीं सुनी? उनकी तो हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो किसी की बात सुन सकते। मैं भी इसी इंतजार में रही कि उनकी कुछ तबीयत संभले तो मैं उनसे बात करूं, लेकिन इसका मौका ही नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी इस बात पर डटी रही कि कोई गैर लड़की उनकी बहू बनकर इस घर में नहीं आएगी।
क्योंकि उनके खानदान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और उनकी सबसे बड़ी दलील यही थी कि उन्होंने मामू से वादा कर लिया था कि तानिया को अपनी बहू बनाकर इस घर में लाएंगी। ये क्या बात है? जो जिंदा हो उनके वादे और ख्वाहिशात की कोई परवाह ना की जाए, और जो दुनिया से चले गए उनके साथ वादे निभाए जाए। बस मैं फिर ना अम्मी को मना पाया और ना मलीहा अपने घर वालों को। फिर एक दिन मलीहा का रोते हुए फोन आया कि अब उसके अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। बेहजाद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम मत लिया करो मेरे सामने। अम्मी, उसके अब्बा की डेथ हो गई है, उसे हमारी जरूरत है। क्यों भाई? उसका अपना कोई नहीं है? हमारी क्यों जरूरत पड़ गई है उसे? मैं हूं ना, हर दुख दर्द में उसकी ढारस बनने के लिए। पहले माँ की ढारस तो बन जाओ, जिसका दुनिया में आखिरी सहारा तुम हो। क्या हो गया अम्मी, आपको क्यों जिद कर रही हैं? हमें आज शाम निकलना है वहाँ के लिए। मैंने कहीं नहीं जाना, तुमने जाना तो बेशक जाओ, और उसके पल्लू से लगकर तब तक बैठे रहो जब तक उसके आंसू खुश्क नहीं हो जाते। क्यों आपने अपने दिल को इतना पत्थर कर लिया है? मैं पत्थर दिल तो तुम हो गए। ना तुम्हें खानदान की रीत रिवायत की फिक्र है और ना माँ की दी हुई जबान की। जो रीत रिवायत इंसान की खुशियों को खाने लगे ना, ऐसे रीत रिवायत को तोड़ देना चाहिए। खैर, नहीं जाना आपकी मर्जी, कम से कम फोन करके 2 बोल हौसले के दे दें। क्यों भाई? जिस लड़की के साथ मैं कोई रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती, उसको मैं उम्मीद क्यों दिलाऊं? अल्लाह उसके बाप की मग़फ़रत करे, बस इससे बढ़कर मैं और कोई दुआ नहीं दे सकती उसके लिए। नफरत है मोहब्बत की नाफरमान औलाद। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। पता नहीं क्यों तुम दोनों बहन भाइयों को यह बात समझ नहीं आती कि मैं अमन चाहता हूं, कमजोर नहीं हूं। जंग में कौन किसी का क्या लगता है? जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। अली खान, आवाज नीचे। मेरे अली के रास्ते में अब ना आना, क्योंकि उसके बाद जो मुश्किल तुम्हें उठानी पड़ेगी ना, तुम्हें रोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इंसान को इतना कामयाब तो होना ही चाहिए ना कि उसकी गाड़ी के पीछे ऐसे 4-5 गाड़ियां लगी हो। एटीट्यूड एक अलग होता है, नहीं? किसी को असियत में देखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? उसकी वीकनेस को टारगेट करना। इस धोखे की नफरत की दीवार के लिए मोहब्बत की एक फूंकी काफी है। बस तो फिर ना अम्मी गई, ना ही उन्होंने मलीहा से फोन पर बात की। बाबा के जाने पे एहसास हुआ कि वो बिस्तर पे भी थे तो बहुत मजबूत साहिबान थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे बाबा के जाने का सदमा मेरी भी जान ले लेगा। पैरों रोती रहती थी। बेहजाद मुझसे बाबा की मौत की खबर सुनते ही बेख्तियार चला आया था, ये सोचे बगैर कि कोई उसे मुझसे मिलने देगा भी या नहीं। नवीदा, नवीदा, क्या हो गया है? सब खैरियत है? अपनी बहन के तमाशे देख लो, उसका वो आशिक पहुंचा हुआ है ताजियत के लिए बाहर। आहिस्ता बोले आशिक, अंदर औरतें बैठी हैं, किसी ने सुन लिया तो पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी। बदनामी का खौफ तुम इससे दिलाओ जो हमारी नाक कटवा रही है। हुआ क्या है भाईजान? बेहजाद को तुमने बुलाया था? नहीं आपी, मैंने तो सिर्फ उसे बताया था कि बाबा की डेथ हो गई। कहा था तुम्हें कि अपने राब्ते उसके साथ खत्म कर दो। अब क्या बताऊंगा मैं किसी को कि कौन है ये? भाईजान, वो तो बेचारा हमदर्दी में ही आया है, ताजियत करके चला जाएगा।
नवीदा, इसे समझाओ कि उसकी हमदर्दी हमारे लिए बदनामी के सिवा और कुछ नहीं है। डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। मैं उसे मना कर देती हूँ, चला जा। खबरदार, जो तुमने उससे मिलने की भी कोशिश की, मैं खुद ही उसे जाने का कह देता हूँ। आप प्लीज मुझे एक दफा तो उससे बात कर लेने देना। वो इतनी दूर से मेरे दुख में बेचैन होकर आया है। होश के नाखून लो, हमारी इज्जत का तमाशा न बनाओ। चलो यहाँ खामोशी से चलो। घर में लोगों का आना जाना था, लेकिन मैं चाहते हुए भी behzad से नहीं मिल सकी। पर behzad की कदर और मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। पहले मैंने मलिया से सुना था, लेकिन उस दिन देख लिया कि आशिर इंतहाई बदतमीज इंसान है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर, दोबारा तुमने इस तरफ रुख किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। या तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? तुम जैसे सड़क छाप आशिकों से ऐसी बात होती है जिनकी तो अपनी कोई इज्जत होती नहीं और उन्हें दूसरों की भी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। गलत समझ रहे हो तुम। मैं मलिया को अपनी इज्जत समझता हूँ। बहुत जल्द मैं अपनी अम्मी के साथ आऊंगा, वो रिश्ता मांगेंगी मलिया का। मत मान लो मलिया का। मलिया का रिश्ता उसके अब्बा अपनी जिंदगी में कर गए हैं और तुम अपनी माँ को जहमत मत दो। अगर वाकई कराची से आए हो तो पहली ट्रेन पकड़कर वापस चले जाओ। ये ना हो कि कराची वालों को तुम्हें तलाश करने के लिए यहाँ तक आना पड़े। मलिया से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं वापस ये सोच कर आया था कि मलिया को उसकी बहन और बहनोई के आसरे पर तो नहीं छोड़ूंगा। behzad कहता था कि अगर उसकी अम्मी ना भी मानी तो भी वो मुझे वहां से ले जाएगा, कभी किसी और की नहीं होने देगा। behzad अपनी मोहब्बत में खालिस और अपने इरादे में पक्का था, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि आशिर भाई की साजिशों के सामने हमारी मोहब्बत हार जाएगी। भाभा का इस सब में क्या फायदा था? कासिम ने तुम्हारे चचा को अपने पास बुलाने की उम्मीद दिला रखी थी। बस सुना भी यही था कि बहुत जल्द वो बुला भी लेगा, लेकिन मैंने भी इरादा कर लिया था कि आशिर भाई के जाती मफाद के लिए मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगी। बाबा की जिंदगी में तो यह फैसला हुआ था कि जब कासिम वापस आएगा पाकिस्तान तब मेरी रुखसती होगी, लेकिन उनकी डेथ के बाद ही आशिर भाई ने अपना नया फैसला सुना दिया। उस दिन जब मैं घर आया तो मलिया का फोन आया। उसके घर में एक लैंडलाइन थी। बड़ी मुश्किल से बात हो पाती थी हम लोगों की, क्योंकि उसकी बहन और बहनों ने यह फैसला किया था कि वो उसकी शादी तक वहीं रुकेंगे। हेलो, साथ मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या हुआ है मलिया, तुम रो क्यों रही हो? आशिर भाई ने हुक्म सुना दिया कि 2 दिन बाद मेरा कासिम से फोन पे निकाह है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये निकाह नहीं करूंगी।
नहीं 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 नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। एतबार है ना तुम्हें मुझ पर? एतबार है, इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ। सिर्फ कल का दिन है हमारे पास। कुछ नहीं होगा मलिया, तुम परेशान मत हो। मैं आज यहाँ से निकलता हूँ, कल रात तक पहुँच जाऊंगा, फिर हम कराची आ जाएंगे। ठीक है, मैं स्टेशन पहुँच जाऊंगी, तुम्हें यहाँ कोई नहीं आने देगा। तुम्हारे लिए भी तो निकलना मुश्किल होगा ना। मैंने अगर अब कुछ नहीं किया तो सारी उम्र पछताऊंगी। मैं पहुँच जाऊंगी स्टेशन। अच्छा, मैं चलती हूँ। हमजा आया था आज, शिकवा कर रहा था कि कई दिन हो गए तुम उनकी तरफ नहीं गए। अभी चला जाऊंगा, अभी आप बैठे ना, मुझे बात करनी है आपसे। अम्मी मैं लाहौर जा रहा हूँ आज ही। अब क्या हुआ, कौन मर गया उसका? कोई नहीं मरा उसका, लेकिन आपका बेटा मर जाएगा अगर अब भी इससे कुछ नहीं हो सका। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों करते हो? अम्मी उसका बहनोई 2 दिन बाद अपने दोस्त के साथ उसकी शादी कर रहा है। छोड़ देना अब ये जिद, चले मेरे साथ, हमें अभी निकलना है। तुम्हारे बाप की बरसी है कल, याद है ना? या मलिया की मोहब्बत में भूल गए हो? अम्मी मेरे लिए बस कर दो, कहीं ऐसी कोई दलील ना पेश कर देना जिसकी वजह से अफसोस हो मुझे कि तुम्हारे लिए मरे बाप के लिए दुआ भी अहम नहीं है। अम्मी दुआ का ताल्लुक रब से होता है जो दिल से जुड़ता है। दुआ तो हम रास्ते में भी कर सकते हैं ना। मैंने कल कुरान खानी रखी है, कुछ लोगों को बुलाया है चाय पे। वैसे भी अगर बरसी ना भी होती ना, तब भी मैं कभी ना जाती। तो ठीक है, लेकिन आज आप मुझे इस जिद की वजह बता दें। इस जिद की वजह ये है कि एक ऐसी लड़की जो अभी इस घर में आई नहीं, तुम्हें मेरे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया है। ऐसी लड़की को तो मैं अपनी बहू बनाने के लायक समझती ही नहीं। चाहे जिद में अपना बेटा खो दें। धमकी दे रहे हो माँ को? मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूं और लेकर सीधा यहीं आऊंगा। अगर आपका दिल माने तो उसके सर पर हाथ रख दीजिएगा, और अगर दिल ना माने तो फिर मलिया के साथ साथ इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर भी बंद कर दीजिएगा। न जाने मुझे क्यों ये उम्मीद थी कि मलिया के आने के बाद अम्मी मान जाएंगी, और तुम्हारी तरह मुझे भी यही लगता था कि इकलौते बेटे की ख्वाहिश के आगे कब तक अपनी जिद पर कायम रहा जा सकता है। मैं स्टेशन पर मलिया का इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए भी कि उसके लिए आना आसान नहीं है, लेकिन एक यकीन था कि मलिया आएगी। मुझे यकीन था कि behzad स्टेशन पर जरूर आएगा, और ये भी यकीन था कि हालात चाहे जो भी हो जाएं, वो मेरी इज्जत पे कभी हर्फ नहीं आने देगा। आपके खानदान में से कोई भी नहीं था जो आपकी बात सुनता। बेटियों की बात तो अब भी कोई नहीं समझ पाता। बेटियां सिर्फ उस वक्त तक अच्छी लगती हैं जब तक वो हर बात सर झुका के मानती रहें, और वो तो दौर ही और था।
तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे इरादों से इतना बेखबर रहूंगा? तुम कुछ भी कर सकती हो, इसलिए रात में यहीं रुक गया। तुम जा कहाँ रही थी? अब इस तरह से नाक कटवाओगी? तो तुम पूछती थी ना कि मैंने इतनी जल्दी फोन पर निकाह करने का फैसला क्यों किया था, तो यही वजह थी। पता था कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है। तुम जा कहाँ रही थी? तुम मुझे जवाब तो दो। किसके साथ जा रही थी तुम? अच्छा वो आज बाबा जिंदा नहीं, वो अगर ये सब देखते तो शायद जीते जी मर जाते। खुदा के लिए जाने दे मुझे, मैं वापस पलट के आपकी जिंदगी को देखूंगी भी नहीं। बस जाने दे मुझे, मैं नहीं करना चाहती कासिम से निकाह। तो किससे करोगी? behzad से, जो इतने अरसे में अपनी माँ को भी नहीं ला सका। तो आपने उसको वक्त ही कहाँ दिया कि वो अपनी माँ को मना सके? चलो तुमने ये तो मान लिया कि वो तुम्हारा रिश्ता लेना ही नहीं चाहती। जिन लोगों की नजरों में तुम्हारी इतनी सी भी औकात नहीं है, उनकी खातिर तुम हमारे मुंह पे कालक मलने चली थी। कॉल करो उसे, कहो कि कल रात तक वो अपनी माँ को ले आए, हम तुम्हारी जिद मान जाएंगे। हाँ, हैरान होने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो ना अपनी माँ को लाएगा ना खुद आएगा। आ चुका है वो, स्टेशन पे इंतजार कर रहा है मेरा। हाशिर भाई ने कहा कि अगर वो वाकई स्टेशन पे आ गया है और मेरा इंतजार कर रहा है, तो फिर मैं उसे फोन करके कहूँ कि वो वहां घर पे आए। अच्छा, बाबा क्या कहना चाहते थे उनसे? मैं भी इसी तरह डर गई थी कि न जाने अब वो behzad का क्या हाल करे, लेकिन मैं मजबूर थी। हाशिर भाई की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मलिहा का फोन आया कि उसकी बहन और बहनोई मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि वो घर से निकलने में कामयाब नहीं हुई और वो किसी गलत इरादे से मुझे घर बुला रहे हैं, लेकिन जाना तो था क्योंकि मलिहा वहां थी। होना तो ये चाहिए था कि मैं अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करता और तुम्हें गिरफ्तार करा देता, लेकिन मजबूरी तो ये है कि तुम्हारा यहां आने में मलिहा की मर्जी शामिल है। जब मलिहा की मर्जी इतनी अहम है तो फिर मान लो कि मुझे और मलिहा को अलग करना नामुमकिन है। अहमियत मलिहा की मर्जी की नहीं है, हमारे खानदान की इज्जत की है। तुम मलिहा को अपनाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें कल शाम का वक्त देता हूं। तुम अपनी माँ को ले आओ रिश्ते के लिए और मैं मलिहा का रिश्ता उन्हें दे दूंगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो हाशिर? कल शाम तक कैसे लेकर आ सकता हूं मैं अपनी अम्मी को? ये क्यों नहीं कहते कि वो आना ही नहीं चाहती? आना चाहे तो बाहर भी आ सकती हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं उधार दे दूंगा तुम्हें। भाईजान, आपको कोई इख्तियार नहीं है आप इस तरह से behzad को इंसल्ट करें। इख्तियार तो इसको भी नहीं है कि ये हमारी इज्जत के साथ खेले। अगर तुम अपनी माँ को राजी नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। मैं इस तरह तो मलिहा का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। उसे क्या देख रहे हो? टांगे तोड़ दूंगा मैं इसकी अगर ये अपनी मनमानी करेगी। हाथ लगाकर देखो तुम मलिहा को, जीने नहीं दूंगा तुम्हें। behzad, ये बहुत बेहद हो गए, नहीं सुनेंगे तुम्हारी। छोड़ दो।
नहीं मलिया, मैं तुम्हें इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे साथ। मलिया, अगर तुमने इस वक्त एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। क्या कर लेंगे आप? जान से मार देंगे? मार दे जान से। अगर मेरे नसीब में behzad का साथ नहीं है तो मेरी जान ले ले। जान तो नहीं लूंगा, लेकिन सारी जिंदगी के लिए तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा दूंगा। मैं सानिया की कसम खाता हूं कि अगर तुमने कासिम के निकाह से इनकार किया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। आप क्या कह रहे हैं हाशिर? इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है? मेरे सामने गिड़गड़ाने की जरूरत नहीं है। गिड़गड़ाना है तो अपनी बेगैरत बहन के सामने गिड़गड़ाओ, जिसे हमारी इज्जत का पास नहीं है। बोले यार, ये लोग तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आना। मलिया, मलिया तुम जानती हो ना, ये जो कहते हैं वो करके छोड़ते। तुम क्यों कर रही हो ऐसा हमारे साथ? मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मलिया, अपने कदम रोक लो, मत जाओ मलिया, प्लीज मत जाओ। मुझे माफ कर दो behzad। मैं अपनों की खुदगर्जी के सामने हार गई। मुझे फख्र है मैंने एक ऐसे इंसान से मोहब्बत की जिसने मुझे हर मुश्किल में हौसला दिया। मुझे एक बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरे अपनों ने तुम्हारी कदर नहीं की। मलिया और behzad की कहानी आज खत्म हुई। नहीं मलिया, ये कहानी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये खत्म हो गई तो मलिया और behzad के पास चलती हुई सांसों के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। जिन सांसों में एक दूसरे को खो देने का कर गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। बस कर दो अपनी ये जज्बाती तकरीरें। मलिया ने अपना फैसला सुना दिया है, चलो जाओ यहां से। मैं तो